नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर AI KAMALPRYG। ये हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू रखेंगे वो क्लास जिस क्लास में हम डिस्कस करते हैं डेली के MCQ क्वेश्चन, जिसमें कि आज की क्लास में जो है वो हम रखेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली रखे गए हैं, जिनमें कि जो क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है ना, ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हो जनवरी में, फिर उसके बाद उसके अलावा APS का एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद RO का पेपर देंगे। तो किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर का, तो आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में, अ, जिसमें आपको ये सभी क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर टिप्पा CO लेवल या किसी भी कोर्स में आप कोर्स कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर है हमारे सामने, जिसमें पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 101 नंबर का क्वेश्चन है। 100 नंबर तक की सीरीज आपको अपलोड करा दी गई है और आप जाकर के उसमें देख सकते हैं हमारे चैनल पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन जनरल हाउ विच इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD, ठीक है ना। तो CD की कैपेसिटी क्या होती है, तो CD की कैपेसिटी जो है, इसमें देखेंगे CD का कैसेट, जो CD का कैसेट होता है उसके अंदर जो डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर जो स्पेस होता है बेसिकली जो होता है वो 700 MB होता है, 700 MB होता है। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो 700 MB ऑप्शन में नहीं रहता है आजकल। आजकल ट्रिपल सी के एग्जाम में जो होता है वो 680 MB आपको मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें याद कर लें, दोनों चीज़ों को क्लियर कर लें। देखेंगे 680 MB इसका करेक्ट आंसर आपका C जा रहा है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शंस में है तो 700 MB ठीक है, लेकिन किसी किसी में ऑप्शंस रहता ही नहीं, उसमें 680 MB रहता है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। तो CD जो होता है, CD का फुल फॉर्म भी होता है जिसे कम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। यह स्टोरेज डिवाइस की थर्ड नंबर की स्टोरेज डिवाइस होती है। पहला स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क माना जाता है, और फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो CD का कैसेट माना जाता है, तीसरा DVD माना जाता है। ऐसे ही चल करके धीरे 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 करके स्टोरेज डिवाइस जो है हमारे अपडेट होते चले आए। आज जो हम यूज़ करते हैं वो फ्लैश स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जिसे USB स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, जिसमें कि आप जितना चाहें उतनी कैपेसिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे CD है, DVD में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है, मतलब CD और DVD के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। एनालॉग फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, A और B दोनों सही है। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो डिजिटल में होता है। किस में होता है, डिजिटल में। किस में होता है, डिजिटल में। जो डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल डेटा फॉर्मेट में होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका B सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे 103 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हाउ मैनी बिट यूज कंप्यूटर स्टोर वन कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा कितने बिट का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 8 बिट, ठीक है ना। 8 बिट, 8 बिट बराबर कितना होता है, तो ये 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट्स 8 बिट, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर बिट होता है, ठीक है ना। ओके, दो चीज़ें और होती है। एक होता है KBPS, KBPS तो किलो बिट पर सेकेंड। अगर KBPS अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो किलो बाइट पर सेकेंड होता है। ये भी फुल फॉर्म में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे यहाँ पर है एस एम पी एस जो होता है वो एक प्रकार की पावर सप्लाई होता है। जो ये CPU होता है, CPU के अंदर देखेंगे, CPU के पार्ट ऑफ CPU में कंसीडर किया जाता है जो SMPS कहलाता है। SMPS पावर सप्लाई का काम करता है, जिससे कि AC करंट की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है, और फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट करके DC करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और DC करंट में कन्वर्ट होने के बाद ये आपको पूरे CPU और पूरे सिस्टम तक जो करंट की सप्लाई मिलती है वो DC करंट की सप्लाई मिलती है। SMPS जो होता है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। करेक्ट आंसर 104 नंबर का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा C, ठीक है ना। अभी हम आपको कॉल करेंगे, या फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे 105 में इन कंप्यूटर आईसी चिप इज जनरली मेड अप। कंप्यूटर में आईसी चिप को आमतौर पर बनाया जाता है। आईसी चिप की बात करते हैं तो आईसी चिप जो होता है वो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर है सी, सिलिकॉन धातु का बना होता है। जो हमारी चिप होती हैं, जो प्रोसेसर होता है, जो 4th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं, वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये हमको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 में देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है पाउडर। अगर कलर की बात करेंगे तो कलर दो फॉर्मेट में होता है, एक पाउडर फॉर्मेट में होता है और एक जो होता है वो इंक फॉर्मेट में होता है। तो जो पाउडर फॉर्मेट में होता है उसको टोनर बोलते हैं और इंक जो होता है वो इंक सिंपली बोला जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पाउडर इज यूज टू प्रिंट अ कैरेक्टर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज नोन एज, लेजर प्रिंटर में चित्र को मुद्रित करने के लिए, छापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पाउडर जो होता है वो क्या है, डॉट है। कौन से रूप में जाना जाता है, तो कौन से रूप में जाना जाता है, तो मतलब जो पाउडर होता है, पाउडर को मैंने बताया यहाँ पर देखेंगे पाउडर है, पाउडर को टोनर बोला जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर टोनर पे टिक लगाना है, ठीक है ना। तो टोनर पे टिक इस वजह से लगाना है क्योंकि पाउडर फॉर्मेट में है तो उसे टोनर बोला जाता है, और इंक फॉर्मेट में है तो भाई सिंपली इंक जो प्रिंटर में यूज किया जाने वाला इंक प्रिंट होता है। यहाँ पर देखेंगे ये नेक्स्ट है, लिक्विड फॉर्म में है तो उसे इंक बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 107 में देखेंगे कह रहा है पेंटियम इज रिलेटेड विथ विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पेंटियम कंप्यूटर के किस भाग से संबंधित है। तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, P1, P2, P3, P4 होता है। तो ये जो होता है 107 नंबर का करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ये P1, P2, P3 और P4 होता है। जैसे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, फिर उसके बाद आई की सीरीज चलने लगी, i3 आया, फिर उसके बाद i5, फिर i7, इसकी सीरीज चलने लगी। तो ये प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसी की सीरीज है, जो वर्जन अपडेट होता चला गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 108 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस जो होता है, यूपीएस का काम होता है, जैसे टीवी होता है घर में, तो टीवी में क्या करते हैं, टीवी में जनरली हम क्या करते हैं, टीवी में हम यूज़ करते हैं स्टेबलाइजर का यूज़ इस वजह से करते हैं ताकि पावर कभी ज़्यादा हो कम हो, इससे क्या हो, हम कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं, अपने टीवी को सेफ रख सकते हैं। उसी प्रकार जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर भी कॉस्टली होता है। कंप्यूटर कॉस्टली होता है तो कंप्यूटर की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, यूपीएस। अब यूपीएस में देखेंगे एक सुविधा प्लस कर दी गई है, सुविधा प्लस ये कर दी गई है कि इससे अंदर एक बैटरी लगा दिया जाता है। बैटरी की बैकअप जो कैपेसिटी है वो कॉमन माइक्रो कंप्यूटर में जो लगते हैं उसमें 10 से 15 मिनट होता है। 10 से 15 मिनट तक क्या होता है, अगर पावर आपका ऑफ हो जाए फिर भी कंप्यूटर 10 से 15 मिनट तक ऑन रहता है, ठीक है ना। और पावर कभी ज़्यादा या कम होता है तो उससे भी उसकी सुरक्षा जो होती है वो कंप्यूटर की सुनिश्चित हो जाती है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म आपको बताना था, यूपीएस के बारे में हमने आपको बता दिया कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये है करेक्ट आंसर 108 नंबर का। यहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाता है। फुल फॉर्म जरूर याद रखें, ठीक है ना। फुल फॉर्म का एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, उसमें मैक्सिमम फुल फॉर्म आपको दिए गए हैं। मैक्सिमम फुल फॉर्म उतना अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो फिर फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आपके सॉल्व हो जाएं। कहीं कुछ छूट भी सकता है, एक दो क्वेश्चन की बात हम नहीं करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उसमें कवर अप किया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कैन रन, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कहाँ पे चला सकते हैं, मैक पे, मशीन पे, विंडोज ओएस, लिनक्स, मैक्स और सब पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑन लिनक्स पे भी चला सकते हो, विंडोज पर भी चला सकते हो, मैक ओएस पर भी चला सकते हो, मतलब सब जगह, सभी प्लेटफॉर्म पर, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अवेलेबल है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और संपादित ना कर सकें, मतलब एडिट ना कर सकें, तो किसका उपयोग करना जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट कैन बी जस्ट सी एन एडिट नॉट एडिट है, मतलब एडिट ना किया जा सकते, विच शुड व्यू यूज। यहाँ पर देखेंगे ओडीटी है, डीओसीएक्स है और डीओसी है। मेरे हिसाब से देखेंगे पीडीएफ होता है, पीडीएफ एडिटेबल नहीं होता है, तो पीडीएफ में देखेंगे जो डेटा भरते हैं वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा सी,
ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ में देखेंगे, पीडीएफ आपके पास रहता है तो उसमें क्या होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियरिटी भी होती है, लेकिन उसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे सिंपली देखेंगे ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है 111 नंबर का क्वेश्चन। देखेंगे सी डी विच टाइप ऑफ मेमोरी, सी डी रोम कैसी मेमोरी है, ठीक है ना। तो सी डी रोम कैसी मेमोरी है, तो ये हमको पता होना चाहिए। बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे 111 नंबर का करेक्ट आंसर है सी, ऑप्टिकल डिस्क। जो सीडी होती है, सीडी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानी जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल डिस्क छांटने के लिए दे देगा, जिसमें कि सीडी भी ऑप्शन में रहता है। सीडी डीवीडी दोनों ऑप्टिकल डिस्क में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है 112 नंबर का क्वेश्चन, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अगर बात करेंगे तो हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, मतलब इनबिल्ट मेमोरी होती है और कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कंसीडर भी की जाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो नहीं सकती हार्ड डिस्क, एक वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो सकती है, क्योंकि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मेमोरी जिसके अंदर डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर हो, परमानेंटली स्टोर ना हो, उसे वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा को हमेशा के लिए स्टोर कर सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही बन जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। वोलेटाइल हो नहीं सकता, बहुत वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, नन ऑफ दीस हो नहीं सकता, ये तीनों गलत हैं। ये करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट 112 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 113 आता है। 113 वाले में देख लेते हैं MIDI फंडामेंटल का क्वेश्चन है। MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका सी है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर सी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये करेक्ट आंसर है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, करेक्ट आंसर इसका सी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 114 नंबर का वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो 114 नंबर का करेक्ट आंसर है बी, ठीक है ना। अ टेक्निक अलाउ प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन ऑफ साइज मेन मेमोरी टू रन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से छवि फाइल, छवि फाइल मतलब इमेज, इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट जो होता है उसको एक्सटेंशन बोला जाता है। एक्सटेंशन में जैसे डॉट पीडीएफ होता है, डॉट पीडीएफ होता है, ये पीडीएफ का फॉर्मेट होता है। डॉट docx होता है, डॉट जो है जेपीईजी होता है, डॉट पीएनजी होता है, डॉट जीआईएफ होता है। ऐसे ही यहाँ पर इमेज फाइल के लिए यहाँ पर दिया गया है जीआईएफ, बीएमपी, सीडीसी और टीआईएफ। तो करेक्ट आंसर 115 का जो बन जाएगा वो सी है, ठीक है ना। ये बाकी सब बीएमपी इमेज फाइल फॉर्मेट है, पेंट में होता है, जीआईएफ होता है, टीआईएफ होता है, डॉट सीडीसी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी सही है, ठीक है ना। तो 115 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, टीबी जीबी केबी, ठीक है ना। टीबी जीबी केबी यानी किस क्रम में है, मतलब कौन से क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में है कि बड़े से छोटे के क्रम में है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो छोटे से बड़े के क्रम में है या बड़े से छोटे के क्रम में है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, टीबी सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद जीबी, फिर उसके बाद केबी, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 116 का ए नंबर हो जाएगा। 117 नंबर का देखेंगे, 117 नंबर का देखेंगे, ये है प्रथम कंप्यूटर में क्या उपयोग किया गया था। प्रथम कंप्यूटर में, फर्स्ट कंप्यूटर में क्या, आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, सही कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो करेक्ट आंसर 117 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 118 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे 111010, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल के बराबर आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कौन से नंबर के बराबर है, तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 118 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 72 आएगा, ऑक्टल नंबर निकाल लीजिएगा। इसमें देखेंगे बाइनरी होता है, ठीक है ना, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। ये नंबर सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट है 119 नंबर का क्वेश्चन। 119 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, मतलब कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे ह्यूमन होता है तो किस बातों को सोचता है और कैसे काम करता है, तो वो कहाँ पर होता है, तो ब्रेन के अंदर होता है, किधर होता है। वैसे ही कंप्यूटर में पूछा जाता है जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है। तो 119 नंबर का करेक्ट आंसर है सीपीयू।
मतलब सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन के ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है भैया, कोई बात और चल रही होती है तो दिमाग में चलता रहता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में देखेंगे प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है 120 नंबर का क्वेश्चन, 8 बिट कितने बाइट के बराबर है? तो अभी अभी पढ़ा था, ठीक है ना, आ बिट, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बाइट के बराबर होना चाहिए। तो 120 का करेक्ट आंसर बन जाता है बी, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाफ इसी का हाफ हो जाए, 4 हो जाए, 4 हो जाए तो एक निब्बल के बराबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है ना। वैसे बिट तक ही पूछा, बाइट तक ही पूछा जाता है, बिट बाइट तक। क्वेश्चन नंबर 121 में देखेंगे ईपी रोम कैन बी यूज फॉर्म, ईपी रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईपी रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें देखेंगे 121 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखेंगे ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, रिकॉन्स्ट्रक्टिंग एंड कंस्ट्रेंट ऑफ रोम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और एक नाम यहाँ पर भी आपको दिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 121 के बाद 122, ठीक है ना। मेमोरी यूनिट इनमें से किनका एक भाग है? मेमोरी यूनिट किनका भाग है, ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 122 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है वो मेमोरी यूनिट का भाग होता है, सीपीयू, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ पिक्सल, पिक्सल जो होता है वो डॉट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे और बड़ा हो, उसको डॉट बोलते हैं, ठीक है ना। तो डॉट पिक्सल, ठीक है ना, पिक्सल इज डॉट होता है। तो करेक्ट आंसर 123 का सी है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट रिसोल्व पार्ट ऑफ अ पिक्चर, मतलब पिक्चर का कोई भी पार्ट, ठीक है ना, वो आपका पिक्सेल्स माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 124 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। इसमें देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो होता है अभी अभी बताया, ऑप्टिकल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल के अंदर जो डेटा मैनेज किया जाता है वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है? तो 124 नंबर का करेक्ट आंसर डी है, लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर, लेजर टेक्नोलॉजी से जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसके अंदर डेटा ऐड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 125 नंबर का क्वेश्चन। 125 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोरेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? भैया अधिकतम मात्रा में डेटा ना कंप्यूटर का हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं लिखा हो तो वही वाला सही मार दो। 125 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क देखेंगे सही है। स्मॉलेस्ट डाटा अगर पूछा जाए या फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस पूछा जाए तो फ्लॉपी डिस्क में टिक लगा दीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो बार बार पूछा जाता है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी जो होता है वो 1.44 MB होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2.88 MB होता है, इसका 2 वर्जन आता था, 2 वर्जन में दोनों वर्जन हमने लिख दिया, दोनों वर्जन देखेंगे ये है, मतलब बहुत छोटी कैपेसिटी का हुआ करता था। फिर उसके बाद इसका डायमीटर पूछा जाता है तो 3.5 सेंटीमीटर होता है, और फिर उसके बाद इसमें 5 सही 1/4 इंच होता है। तो ये सब चीज़ें जो है फ्लॉपी के बारे में पता होना चाहिए। सीडी हो गया, कंपैक्ट डिस्क, फिर उसके बाद मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, ठीक है ना। नेक्स्ट है 124 में देखेंगे कौन सा यूनिट डेटा को इंफॉर्मेशन के प्रवाह और कार्य साधन को नियंत्रण करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है 126 का करेक्ट आंसर डी है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो ऐसा करता है, विच यूनिट कंट्रोल फ्लो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो डेटा और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कौन करता है, ठीक है ना, तो सीयू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है ना। द परफॉर्मेंस ऑफ कैच मेमोरी फ्रिक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड, कैश मेमोरी के प्रदर्शन को किस इकाई में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, 127 का क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर इसका है हिट रेशियो, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में एक चीज़ और जान ले, कैश मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है। फास्टेस्ट मेमोरी अगर पूछा जाए कि कैश मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है तो फास्टेस्ट मेमोरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं पूछा जाता है। फिर भी याद रखिए, मान लीजिए कभी एग्जामिनर जो है पीछे हो जाए, ठीक है ना, बैक हो जाए, घूम जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर प्रणाली केवल 0 और 1 का प्रयोग करता है? तो भैया बाइनरी नंबर होता है, जहां कहीं भी हो टिक लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसमें है 128 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नन ऑफ द अबव, इसमें कोई नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से नहीं है कि हेक्साडेसिमल का 8 होता है
और सॉरी 16 होता है, और फिर उसके बाद ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, और बाइनरी का 2 होता है। तो बाइनरी वाला है नहीं इसमें, तो करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा नन ऑफ द एबव। 128 के बाद 129 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 129 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये हमको देखना है, ये समझना है। तो 129 नंबर में देखेंगे स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट है, स्क्रीन आउटपुट है, टच स्क्रीन आपका इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। मतलब टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे 129 में ए सही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 130 के आंसर में 130 का क्वेश्चन है। फिर ऐसे प्रोग्राम जो रोम में अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, ठीक है ना। रोम के अंदर जो सेटिंग होती है, जो चीज़ें परमानेंटली स्टोर होती हैं, उसे फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ एकदम फैक्ट है, एकदम फैक्ट है, वो याद कर सकते हैं। 130 है, 130 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्मवेयर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 131, ठीक है ना। इसमें देखेंगे मेमोरी। मेमोरी किन चीज़ों से बनी होती है, तो मेमोरी कौन सी चीज़ों से बनी होती है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। जो मेमोरी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। तो करेक्ट आंसर है लार्ज नंबर ऑफ सेल। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल, इसका मतलब ये है कि जो सेल होता है वो बहुत सारे सेल को इकट्ठा किया जाता है, जिससे मिल करके, जैसे हजारों आईसी चिप मिला करके तब जा करके एक प्रोसेसर मेमोरी चिप बनी हुई होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 132 का क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पुराना गणना करने का उपकरण कौन सा होता है। तो सबसे पुराना जो होता है, सबसे पुराना गणना करने का उपकरण कौन सा है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल के सबसे स्टार्टिंग यानी फर्स्ट डे में हम लोग क्लास देते हैं, जिसमें कि बच्चों को यही चीज बताया जाता है। तो 132 में करेक्ट आंसर ए है, अबेकस। अबेकस अबेकस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा किया था, जिसने मशीन ऐसा बनाया था गणना करने का संयंत्र, ठीक है ना। 133 नंबर का क्वेश्चन है। 133 नंबर में देखेंगे सीपीयू के क्रमबद्ध 3 कार्य करता है। यहाँ पर देखेंगे 3 फ्रीक्वेंसी, द 3 सीक्वेंशियल फंक्शन ऑफ सीपीयू ऑपरेशन आर, ठीक है ना। तो 133 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। ये डी कोड और एग्जीक्यूट, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे 134 में भविष्य कह रहा है, भविष्य के उपयोग के लिए डेटा को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब भविष्य में, इन फ्यूचर कभी भी देखना हो, ठीक है ना। 134 में देखेंगे सी, ठीक है ना। स्टोरिंग मतलब सपोज दैट हमने क्या किया, फोटो खींचते हैं लोग, फोटो वगैरह खींचते हैं, डेटा रख लेते हैं, पता है साल भर जब तक मोबाइल चलता है, स्टार्टिंग में खींच लिया, फिर उसके बाद पता लगे रखा हुआ है, स्टोर ही तो कर लेते हो ना, स्टोर कर लिया, फिर इन फ्यूचर कभी भी देखते हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। कुछ लोग अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद डेटा को चाहे जब देख ले, तो भैया स्टोरिंग तो होता है ना। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। 134 के बाद 135 आता है। 135 में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, एडिटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 135 का देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी डेटा है, उसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर करते हैं, उसे डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। 135 का क्वेश्चन करेक्ट डी है। नेक्स्ट है 136। 136 में देखेंगे क्या है, 136 में देखेंगे करेक्ट आंसर बन जाएगा, मैग्नेटिक टेप के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। मैग्नेटिक टेप के लिए उपयोग की जाने वाली जो विधि है वो डायरेक्ट, रैंडम, सिक्वेंशियल और इंडेक्सेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का जो है वो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है ना। सिक्वेंशियल होता है, ठीक है ना। कोई भी डेटा जो होता है वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है ना, मतलब सिक्वेंशियल। फिर उसके बाद 137 है। 137 का करेक्ट आंसर बन जाएगा, इसमें देखेंगे डॉट और डॉट और डॉट खाली जगह, यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के इवेंट के सीक्वेंस का समन्वय करती है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर देखेंगे कह रहा है यूनिट कोऑर्डिनेट्स द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट विद इन अ सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देखेंगे 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल यूनिट ऐसा करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो डेटा को सिक्वेंशियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। जिस प्रकार से मेमोरी में डेटा ले जाने का परिचालन करता है, और फिर उसके बाद एलयू में भी ले जाने का काम करता है, और इनके द्वारा जो प्रोसेस होता है उसको आउटपुट तक ले जाने का भी काम करता है। मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवेबल बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 138 का। 138 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्या,
कह रहा है कंप्यूटर के बूट होने पर इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक प्रोग्राम में मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के बूट होने पर इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा 138 का करेक्ट आंसर ए होगा। इंटरनल कमांड कहलाता है, ठीक है ना। तो इंटरनल कमांड कहलाता है, करेक्ट आंसर आपका 138 का ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 139 में जाएंगे। 139 में देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा खो देती है, ठीक है ना। तो कौन सी मेमोरी है जो पावर खो जाने पर डेटा खो देती है, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाए तो भैया क्या होगा, कहाँ से डाटा हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए। 139 का करेक्ट आंसर बी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, जैसे जब तक कंप्यूटर चल रहा होता है वो इसी में होता है, और फिर उसके बाद जैसे ही डाटा सेव कर देते हैं तो वो मेन मेमोरी में चला जाता है। मान लीजिए डेटा सेव नहीं किया और कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए या डायरेक्ट बंद हो जाए तो क्या होगा, आपका डेटा वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो डेटा खो जाने का मतलब ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 140 करेक्ट आंसर है। 140 में देखेंगे वह कारक जो हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। द फैक्टर डज नॉट अफेक्टेड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 140 नंबर का क्वेश्चन है। 140 नंबर में देखेंगे हाइट ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, वह कारक जो हार्ड डिस्क के भंडारण क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकता, तो हाइट ऑफ हार्ड डिस्क ऑफ ड्राइव, ठीक है ना। तो ये डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है ना, अफेक्ट नहीं डाल सकता। नेक्स्ट है 141 में इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। तो यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर के टाइप, इंकजेट प्रिंटर क्या है पूछा जा रहा है, वो कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है ना। इम्पैक्ट में आता है, नॉन इम्पैक्ट में आता है, दो कैटेगरी बताई जाती है। अगर प्रिंटर की पूछा जाए तो दो कैटेगरी होती है मूलतः, जिसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। तो 141 में करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर आता है, और इम्पैक्ट में आता है, इम्पैक्ट में दो प्रिंटर होते हैं, एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है और एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है ना। तो दो होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट में देखेंगे दो होते हैं, एक होता है इंकजेट होता है और एक लेजर प्रिंटर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी डीपीआई, सीपीआई, पीपीआई होता है, मैंने पिछली क्लास में बार बार बताया हुआ है। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे रिफ्रेशिंग सर्किट में आवश्यकता किस में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है 142 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसमें डी रैम है। डी रैम डायनामिक रैम। रिफ्रेशिंग मतलब डायनामिक रैम जो होता है वो चेंजेबल होता है। रिफ्रेश जैसे कि मान लीजिए कि आप इंटरनेट का पेज चला रहे हो, फिर उसके बाद आपको नया अपडेट चाहिए तो रिफ्रेश लेते हो। रिफ्रेश का मतलब यही होता है कि एक बार मतलब रीलोड हो जाना, ठीक है ना। रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड किस पर होती है, तो डी रैम में होती है। डी रैम में ऐसी सुविधा होती है, ठीक है ना। तो डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, ठीक है ना। तो डायनामिक में होता है, स्टैटिक में नहीं, ठीक है ना। एस रैम लिखा हो तो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है 143 में देखेंगे, इसमें देखेंगे हीप में फाइल को किस क्रम में रखा जाता है, ठीक है ना। तो हीप में फाइल को हमेशा किस क्रम में रखा जाता है, तो 143 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रैंडम ऑर्डर में होता है, मतलब रैंडमली ऑर्डर में रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 144 में देखेंगे मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर होता है। तो भैया कौन सा कंप्यूटर होता है, ये बहुत आसान है। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर मेरे हिसाब से होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हमारा वेदर फॉरकास्टिंग, मतलब मौसम विभाग की जानकारी। तो करेक्ट आंसर देखेंगे सुपर कंप्यूटर ही बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 145 में यूनिवैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे UNIVAC, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो 145 में करेक्ट आंसर है ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये है फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने बताया कि क्लास लगी हुई है,
क्लास में जा करके क्लासेस में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़े हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। 146 में CD रोम है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। 146 में देखेंगे करेक्ट आंसर है डी, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो फुल फॉर्म में देखेंगे कुछ है नहीं, तो उसमें बताना क्या है। 147 में देखेंगे VGA, VGA विजुअल ग्राफिक एरे होता है, तो विजुअल ग्राफिक एरे VGA 147 में करेक्ट ए है, विजुअल ग्राफिक एरे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 147 के बाद 148, MSI स्टैंड फॉर 148 है, इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, करेक्ट आंसर ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे 148 के बाद 149, फ्लॉपी का साइज अभी अभी मैंने बताया था, उसका डायमीटर भी बताया था। तो इसमें देखेंगे फ्लॉपी में देखेंगे 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता, 1.44 MB बताया था, 2.88 MB बताया था, इसमें ढूंढ लीजिए 1.44 कहाँ है, तो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 149 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, सॉरी 1.44 MB लगाना है, ना 10 GB लगाना है, ठीक है ना। मैं बोल वही रहा था लेकिन गलत लग गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे देखेंगे 150 MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, रिकॉग्निशन होता है कि रीडर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे रीडर होता है। 150 नंबर का करेक्ट आंसर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये जो होता है ये चेकबुक रीड करने के लिए होता है, MICR, ठीक है ना। जब आप जो बैंक में जो चेकबुक होता है, जब आप चेकबुक लगाते हैं तो उसमें एक नंबर पड़ा होता है, वो नंबर को रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये चेक हो जाता है कि वो जो चेकबुक का नंबर होता है वो मैग्नेटिक इंक के माध्यम से लिखा गया होता है। उसे रीड करने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपका चेक ओरिजिनल है या लोकल है, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना।